Hi everyone, welcome back to our channel. Welcome to the point SSC. सी आपको पता है कि मेंस आ रहा है. मेंस ज़्यादा टाइम नहीं है मेंस में, तो इसीलिए हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू करी है मेंस के लिए. और ये पर्टिकुलरली एक तो हम मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं. मेंटरशिप प्रोग्राम जो हमारा है वो CGL SSC CGL मेंस के लिए है. ठीक है, SSC CGL मेंस के लिए जो 2025 का है ना, उसके लिए हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है. ठीक है, और मेंटरशिप प्रोग्राम पर्टिकुलरली उनके लिए है जो पहले तो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और भले ही उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा पूरा नहीं है, लेकिन वो मेहनत करने के लिए रेडी हैं अगले 2-2.5 महीने. हमारा वीकली, ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक डेली होता है, और मंथली भी हम टारगेट्स देते हैं. ठीक है, जूम डिस्कशंस होते हैं और क्विजेज़ होती हैं, और उसके बाद एक रिवीजन सीरीज़ होती है जो मैं आपके साथ आगे शेयर भी कर रही हूँ. ठीक है, तो ज्वाइन करिए. अगर आप थोड़ा भी मतलब आपको लगता है कि आप सीरियस हो आने वाले मेंस के लिए, तो मैं आपके लिए बोलूँगी सबसे बेनिफिशियल कोर्स हम लेके आ रहे हैं, सो दैट यू आर नेवर ऑफ द ट्रैक. उसके साथ ये रिवीजन सीरीज़ है. आफ्टर फॉर आर मतलब मेंटरशिप स्टूडेंट्स, जब आप जितने भी आप क्विजेज़ वगैरह कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद जब आप एक रिवीजन सीरीज़ देखोगे ना, आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे. फिर आप क्विजेज़ में वो चीज़ प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे यार कि आपको पढ़ना क्या है. अब मेरा नेचर वही है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं टू द पॉइंट पढ़ाती हूँ. ठीक है यार, मैं नहीं चाहती कि 2 घंटे किसी के ख़राब हों, कोई 3 घंटे के बाद ये सोचे कि मैं 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा या कर पा रही. तो मैं चाहती हूँ कि अगले मैं 15 मिनट लूँ, वो पूरा टॉपिक ख़त्म करवाऊँ, और इसमें से वो ही क्वेश्चंस करवाऊँ जो कि भाई एक्चुअल में पूछे जाते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है. ठीक है, हम ऑलरेडी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं. हम शुरू के 4-5 जो हमने मेन आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी कर चुके हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप. अब यार देखो, सबसे पहले तो सिटीजनशिप होता क्या है, या सिटीजन्स कौन से होते हैं. वो जो इंडियन स्टेट के फुल मेंबर्स हैं और इन्जॉय करते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का. देखो, जो एक सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमेशा हमेशा शुरू ही हमारे सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स से हुआ है. ठीक है, वो अलग बात है. लास्ट में हम हमेशा वेलफेयरिज्म या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स को ऊपर रखते हैं, जिसके क्योंकि जो हमारे DPSP में रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, DPSP के आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, तो हम 36 से 51 आर्टिकल्स पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. सिटीजनशिप हो गया. उसके बाद हमारा क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, या फिर जो एलियंस को अवेलेबल नहीं होते. ठीक है, अब देखो, राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट गिवन टू एलियन. जनरली जो सारे आर्टिकल्स हैं ना, उसमें मैक्सिमम आर्टिकल्स एलियंस प्लस सिटीजन दोनों के लिए होते हैं. लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं वो पर्टिकुलरली इंडियन सिटीजन्स के लिए ही हैं. इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये वो हैं जो आप जनरल जनता की बात करते हो. तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15. अब 15 में पता है क्या होता है कि भाई आप कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विमेन, इन सब के लिए आप स्पेशल प्रेफरेंसेस या प्रिविलेजेस लेकर आ सकते हो. अब ये चीज़ हमारे इंडियन सिटीजन के लिए है, बाहर के लिए नहीं है. और ऐसी और भी प्रोविजंस है, जैसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जैसे आप 16 आर्टिकल पढ़ते हो, right to equality and opportunity in matters of public employment. This is related to citizens of India. ये चीज़ ध्यान रखना. क्वेश्चन में इतना डीप में नहीं पूछेगा कि भाई कौन सा पार्टिकल है, प्रोविजन है, बट वो ये पूछेगा 15, 16, 19. 19 में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये आप समझ भी सकते हो, इस चीज़ को फील करो कि क्या हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या असेंबली या एसोसिएशन या मूवमेंट और रेसिडेंट हम किसी भी एलियन को दे देंगे क्या? नहीं. हमारी यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ओनली टू सिटीजन्स. ठीक है, ओनली टू सिटीजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30. इसका बेसिक तो मैं फंडामेंटल राइट में पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, जैसे पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटीज़, जिनके पास राइट है. ठीक है, राइट है टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेडिशनल राइट्स. ठीक है, ट्रेडिशनल राइट्स. अब जब क्योंकि इनके पास राइट है प्रोटेक्ट करने का, इसीलिए ये जो कल्चरल एजुकेशन राइट्स हैं वो हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं. पहली चीज़ तो ये. उसके बाद ये
कि देखो जो इलेक्शंस हैं लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जो होते हैं ना, एमएलए वगैरह के इलेक्शंस या एमपी के इलेक्शंस, वो उसमें वोट करने का अधिकार सिर्फ सिटीजन्स को है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई भी नहीं कर सकता, ऐसी कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद अगर आपको एमपी के इलेक्शंस के लिए लड़ना है या एमएलए के इलेक्शन के लिए लड़ना है तो वो भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए है ना। आगे आगे हम इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है ना, जैसे एमपी है, एमपी उसकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है कि भाई वो सिटीज़न होना चाहिए, वो भारत देश का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत देश का नागरिक नहीं है तो वो एमपी के लिए नहीं लड़ सकता, उस सीट के लिए नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। वैसे ही जो कुछ एलिजिबिलिटी है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गवर्नर, ये हैं इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब ये वो पोस्ट हैं जिसके लिए आप ये देख लो कि आपको भारत का नागरिक होना ही पड़ेगा। अब सिटीजनशिप जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई एक क्राइटेरिया है सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये आप किसी भी फॉरेन बंदे को या किसी भी एलियन को इक्वल राइट नहीं दे सकते इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को रन करने के लिए, ठीक है। ऑल राइट, अब एलियन किसको बोलते हैं? क्वेश्चन पता है किस पे आएगा? सबसे पहले ये सकता है कि कोई भी और स्टेट का सिटीजन एलियन होता है, क्या वो सारे के सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट एंजॉय करता है? तो नहीं। एक होता है फ्रेंडली एलियन, एक होता है एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन कौन से होते हैं भाई? जिसमें उन कंट्रीज़ में जिसमें कि इंडिया के पॉजिटिव रिलेशन हैं, ठीक है। जैसे हम आज के देश पे हम बोल सकते हैं भाई हमारा भूटान जो है वो हमारे फ्रेंडली एलियंस है ना, फ्रेंडली एलियन। जबकि एनिमी एलियन किस में आते हैं? जैसे पाकिस्तान है, वो कंट्री जो कि हमारे साथ वॉर पे रहती है या फिर वो कंट्री जो हमेशा हमारे साथ कन्फ्लिक्ट में रहती है, उनको बोलते हैं। हमारे इंडिया के लिए तो डेफिनेटली एक बात है कि जो मैक्सिमम स्टेट्स है ना, मैक्सिमम कोई भी कंट्री हमारे फ्रेंडली रिलेशन में ही है, तो हमारे फ्रेंडली एलियंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस वो हैं जो कि या तो वॉर की सिचुएशन में रहते हैं या फिर सब्जेक्ट टू होता है कि भाई जो हमारी कंट्री को थ्रेट करे। थ्रेट मतलब सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी से रिलेटेड, ठीक है। उन वाले जो उनके जो रेसिडेंट होते हैं ना, उनको बोलते हैं। और इनके पास कम अधिकार होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो और फ्रेंडली एलियंस होते हैं उनके कंपेरेटिवली, ठीक है। अब बस वही है, सिटीजन्स को भी कुछ ड्यूटी पे करनी होती है, जैसे नेशनल फ्लैग हो गया, पेइंग टैक्सेस हो गया, ये हम फंडामेंटल ड्यूटी में देखेंगे, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी लेके आई थी, ठीक है, जो कि पहले पार्ट नहीं थी और कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सर्टन फैक्ट्स हैं यार बेसिकली जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए लागू होते हैं, ठीक है। ओके, क्या इंडियन सिटीजन प्रेसिडेंट के रन के लिए लड़ सकता है? तो लड़ सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ सिटीज़न होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो सिटीज़न इंडियन बॉर्न होना ही चाहिए। मतलब कि कोई नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीज़न भी प्रेसिडेंट के जो रेस होती है उसके लिए मतलब अपना जो आवेदन जो हमारा उनका आवेदन होता है, जो मतलब वो एक जब वो पार्टिसिपेट करते हैं उस इलेक्शन पे, तो वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, वो नेचुरलाइज्ड भी हो सकता है। बस अब ये ध्यान रखो, ठीक है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, इस पे क्वेश्चन आएगा। जैसे कि यूएसए वगैरह में कुछ फेडरल स्टेट्स पे डबल सिटीजनशिप होती है, जैसे कि उनका जो स्टेट है उनका एक अलग सिटीजन होगा और नेशनल यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक अलग सिटीजनशिप होगी, नागरिकता होगी। लेकिन इंडिया में एक ही नागरिकता है जो कि भारतीय नागरिकता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें सिर्फ ये देखना है भी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा आर्टिकल में मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। तो आपको मैं पहले तो ब्रीफ देती हूँ। 5 से लेकर 8 तक, 5, 6, 7, 8 ये वो आर्टिकल्स है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कौन कौन से भारतीय नागरिक होंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सिटीजनशिप की बात हुई है कि कौन कौन से सिटीजन्स होंगे तो वो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद यानी कि 1955 में जैसे बेसिकली क्या हुआ था कि 1950 के बाद हमारे जो भी नए सिटीजन बनेंगे नहीं बनेंगे तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, जो कि आगे एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, आई टेल यू दैट, ठीक है। बस अब ये ध्यान रखना कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आज के जो सिटीजन्स बन रहे हैं क्या वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डील होते हैं क्या नहीं होते? क्यों? क्योंकि देखो 5 से लेकर 8 तक ऑलरेडी डिसाइडेड आर्टिकल्स हैं कि उस समय कौन सिटीज़न होगा जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। उसके बाद कैसे डिसाइड होगा? तो पार्लियामेंट लॉ लेके आएगी। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 लेके आई थी, ठीक है। वैसे ही 2015-14 में हमारा जो पूरा अमेंडमेंट दोबारा हुआ है 2019 में, सॉरी, ठीक है। तो वो वाला भी हमें ध्यान रखना कि वो भी इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्ट जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है और पार्लियामेंट लेके आई है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ अधिकार है पार्लियामेंट के पास कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्ट बना सकती है, ठीक है।
अब आर्टिकल 5 में क्या लिखा है कि बिगिनिंग में सिटीजन कौन होगा, वो आर्टिकल 5 में लिखा है, पहली चीज़। आर्टिकल 6 में क्या लिखा है कि वो सिटीजनशिप में उन पर्सन की सिटीजनशिप जो कि पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं, उनकी रिलेटेड सिटीजनशिप, ठीक है। अब आर्टिकल 7 में क्या लिखा है, 7th में लिखा है वो इंडियंस जो कि पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आ गए, वो आर्टिकल 7 में रिलेटेड है। वो सर्टन माइग्रेंट जो पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आ गए, वो वाले माइग्रेंट की जो सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 7 में लिखी है। आर्टिकल 8 में क्या लिखा है कि वो सिटीजनशिप या वो पर्सन्स जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के लोग जो बाहर रह रहे हैं लेकिन वो रजिस्टर करवा चुके हैं अपने नियरेस्ट जो भी एम्बेसी है या इंडियन जो भी लॉ इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है वहाँ पे। तो आर्टिकल 8 में उन लोगों की नागरिकताएं, उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में डील करते हैं जो कि इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, मतलब राइट्स ऑफ सिटीजनशिप सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि बाहर रह रहे हैं, रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल राइट। आर्टिकल 9 में क्या है, 9, 10 और 11 ये वो आर्टिकल्स हैं 9, 10 जिसमें कि हमारी जो मतलब हमारे सिटीजनशिप है उसको जो होता है ना कि मतलब सिटीजनशिप ना रहे, रिमूवल या हमारी सिटीजनशिप जो नलीफाई हो जाती है उससे रिलेटेड आर्टिकल अब शुरू हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल 9 में क्या लिखा है कि जब कोई भी इंडियन सिटीज़न कोई भी फॉरेन की जो सिटीजनशिप होती है, जैसे कि इंडियन सिटीजन्स कनाडा में गए और उन्होंने कनाडा की जो फॉरेन स्टेट की जो सिटीजनशिप है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वॉलंटरली अक्वायर करने के बाद हमारी भारतीय नागरिकता उनकी हट जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये है कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है ना, सिंगल सिटीजनशिप है, तो अगर आपने किसी और नेशन की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया तो इंडियन जो सिटीजनशिप है वो नलीफाई हो जाएगी, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये बोलता है कि कोई भी, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास पूरा हक है कि वो भाई कोई भी लॉ बना दे, तो कोई भी जो इंडियन सिटीजन है ना, इंडियन सिटीजन वो तब तक की सिटीजन है मतलब जब तक वो पार्लियामेंट के कोई भी लॉ से नलीफाई नहीं होता। बेसिकली बात ये है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पूरा हक है कि भाई वो कोई भी लॉ बनाए और उस लॉ के हिसाब से सिटीजनशिप गवर्न करे, और कोई भी पर्सन वो तभी तक सिटीजनशिप है जब तक वो उस प्रोविजन को सेटिस्फाई कर रहा है जो पार्लियामेंट लेके आया है, जो कि पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, बस दैट इज इट, कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 में क्या है कि भाई पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, वही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक्वायर और लॉस उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ सिटीजनशिप में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी। कौन डील करता है, पार्लियामेंट डील करता है, बस यही चीज़ आर्टिकल 11 में लिखी हुई है कि पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। क्यों? क्योंकि इसकी पावर पार्लियामेंट के पास है, लॉस और एक्वायर की पावर पार्लियामेंट के पास है, ये बात ये आर्टिकल बोलता है। अब उसी से रिलेटेड आर्टिकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आया है 1955 में, वैसे ही रिसेंटली 2019 में आया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। तो बेसिकली ये चीज़ है कि हमें 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11 ये इनको पार्ट में ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कौन सा किससे रिलेटेड है, बस। अब इसमें क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए 10 मिनट में आप ये चीज़ पढ़ो, रिवाइज करो, इससे ज़्यादा मत पढ़ो, इसी से रिलेटेड याद करो, ठीक है। नेक्स्ट आई ट्राई टू ब्रिंग जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ट्राई करूँगी पार्ट्स में लेके आऊँ, और आप कंप्लीटली रिलाई करो इस मेंटोरशिप पे जो आप ज्वाइन करो अभी, और उसके बाद आप रिवीजन सीरीज जो मैं शुरू कर रही हूँ और क्विजेज़ दो। आई एम टेलिंग यू इससे बाहर नहीं आएगा, और ह्यूमनली इतने टाइम में यही चीज़ पॉसिबल है, इसी पे फोकस करो, ठीक है।